पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या है और जूल का नियम क्या है। ठीक है, विद्युत का जो उष्मीय प्रभाव है उससे संबंधित जो जूल ने नियम दिया, ठीक है, वो क्या था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का क्या तात्पर्य है। तो देखो, जब भी किसी वायर से, जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वो जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल, जब मोबाइल चार्ज करते हैं या मोबाइल का चार्जर होता है, ज़्यादा देर तक लगा देने से, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो हीट हो जाता है। और भी बहुत सारे तुम लोग देखे हो कि वायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा यूज करने से तार गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तार गर्म हो रहा है इसी को कहते हैं उष्मीय प्रभाव। ठीक है, ये जो हीट उत्पन्न हो रही है उसमें से गर्मी उत्पन्न हो रही है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हमारे जीवन में बहुत उपयोगी भी है। ठीक है, इसमें इसी के बेसिस पे बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव में जूल ने क्या नियम दिया था वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उष्मीय प्रभाव प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे हमारे लाइफ में कैसे उपयोगी है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहले देखो, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के संबंध में जूल ने अपने कुछ नियम दिए। क्योंकि देखो, उष्मीय प्रभाव मतलब क्या, उष्मा जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, हीट उत्पन्न हो रहा है वायर से। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब किस दशा में कितना हीट उत्पन्न होगा, या हीट किस पे कितना निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, ये सब चीज, इसी को जूल ने जो है एक नियम का नाम दिया। ठीक है, तो जूल का नियम हम लोग देखते हैं। तो देखो, जूल ने 1841 में विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के संबंध में 3 नियम दिए। ठीक है, पहला नियम है धारा का नियम, दूसरा है प्रतिरोध का नियम, तीसरा है समय का नियम। इन्होंने 3 नियम को दिया। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से संबंधित नियम लिखो, या फिर डायरेक्ट बोलता है जूल का नियम लिखो। ठीक है, या फिर ये बोल देता है, ये जो नीचे लिखा हुआ बोलता है इसको स्थापित करो, यानी ये लेके आओ, ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पहला नियम धारा का नियम क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है, एक की पॉइंट याद रखोगे तो सारा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम, समय का नियम, 3 नियम है। तो धारा का नियम में क्या है, यदि चालक का प्रतिरोध R और धारा प्रवाह का समय T स्थिर हो यानी जो तार है उसका प्रतिरोध ना बदले और उसमें जो समय है वो भी ना बदले, यानी प्रवाहित हो रही जो धारा है उसका समय ना बदले, यानी दोनों स्थिर हो। क्या स्थिर हो? यदि चालक का प्रतिरोध R और धारा प्रवाह का समय T स्थिर हो तो चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी जो हीट H उत्पन्न होगा, ठीक है, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। वर्ग के समानुपाती होगा, यानी इसको हम इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, फिर एक बार बताता हूं, यदि किसी चालक में जो प्रतिरोध है वो स्थिर हो और उसमें धारा प्रवाह का जो समय हो T वो भी स्थिर हो, तो जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी उस वायर में जो हीट उत्पन्न होगा वो जो विद्युत धारा है उसके वर्ग के समानुपाती होगा। यानी अगर करंट 2 बढ़ेगा, ठीक है, अगर मान लो 2 एम्पियर करंट बढ़ा देते हैं तो हीट हमारा जो है ना 4 जूल बढ़ जाएगा, यानी उससे 2 गुना से भी ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है, वर्ग में है। यानी अगर हम I को 4 बढ़ाते हैं, 4 रहता है तो हीट 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा जितना ज्यादा प्रवाहित होगा उतनी ज्यादा जो है ऊष्मा हमें जनरेट मिलेगी, यानी वायर में उतना ज्यादा जो है ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब जैसे देखो, अगर हाई वोल्टेज का करंट किसी तार में पास होता है तो तार गल जाता है। सुने हो ना, जब हाई वोल्टेज का करंट पास होता है किसी तार से तो तार ही गल जाता है, तार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों? इसी की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हीट जो है वर्ग के समानुपाती है। वर्ग यानी जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर में हीट बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आया, R स्थिर कर दो और T को स्थिर कर दो, तो जो हीट होगा वो
विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। समझ में आया पहला। अब देखो दूसरा वाला और आसान है। अब देखो इसमें R को स्थिर किया था, T को स्थिर किया था, तो ये प्रतिरोध का नियम है। तो जब प्रतिरोध का नियम रहेगा तो R स्थिर नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे तीन चीज हम लोग देख रहे हैं, R, T और I, ठीक है। तो जब धारा का नियम है तो देखो धारा का नियम है तो इसमें R और T स्थिर है। तो अब प्रतिरोध का नियम है तो इसमें क्या स्थिर होगा, धारा स्थिर होगा और समय स्थिर होगा। तो क्या बोला, यदि प्रवाहित धारा I और धारा प्रवाह का समय T ये दोनों अगर नहीं बदला जाए तो चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगी, यानी सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी। सिंपल भाषा में ऐसे याद रखो, अगर हम किसी को जबरदस्ती रोकेंगे तो भाई वो गुस्साएगा ही, यानी उसके अंदर जो है एक ऊष्मा जो है जनरेट होगा। यानी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अगर वहां हम रेसिस्टर लगा दें, प्रतिरोध लगा दें, तो क्या होगा, उसमें और ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसमें क्या है, I स्थिर है और T स्थिर है। तो सिंपल बोलोगे यदि प्रवाहित धारा I तथा धारा प्रवाह का समय T स्थिर हो तो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ पे IT स्थिर है। समय का नियम, तो समय का नियम है तो बिल्कुल I स्थिर होगा और R स्थिर होगा, क्योंकि समय का नियम है। तो यदि प्रवाहित धारा I तथा चालक का प्रतिरोध R स्थिर हो तो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो समय के समानुपाती होगी, यानी सिंपली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। यानी उस तार में अगर ज्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बिल्कुल ज्यादा ही ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगर हम उस चीज का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ज्यादा गर्म होगा, है ना। टीवी ज्यादा चल जाता है, मोबाइल ज्यादा हम चला लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं तो मोबाइल हीट हो जाता है, टीवी हीट हो जाता है। ठीक है, तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो अगर हम तीनों नियमों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो H I स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, R के भी और T के भी। तो हम लिख सकते हैं ना H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T, एक साथ लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं जो है जूल का नियम। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, जूल का नियम। और भी एक तरीका है जहां से हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये जो W बराबर वाला Q बराबर V बराबर वाला हम लोग W/Q, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास देखो W का VQ हमारे पास W बराबर वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे W को हीट ले लेंगे, क्योंकि W क्या है, एक कार्य है। ठीक है, हीट क्या है, एक ऊष्मा है, दोनों की यूनिट सेम होती है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं VQ बराबर H। ठीक है, और H को यहाँ से VQ रिप्लेस कर सकते हैं और Q का वैल्यू रख सकते हैं। तो खैर उतना हमें नहीं करना है, जो एग्जाम में आएगा बस उतना ही करते हैं। ठीक है, उतना ही सही है। तो जूल का नियम आएगा तो ऐसे पूरा लिख दोगे, 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक है, और इस पे जो है सम भी देता है। ठीक है, तो हम लोग सम भी करेंगे, इस पे किस टाइप का सम आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना अच्छे से क्या होता है। ठीक है, अब देखो अब जो है हमारे रियल लाइफ में प्रयोग कैसे होता है, हम लोग ये देख लेते हैं कि रियल लाइफ में जूल का नियम यानी ऊष्मीय प्रभाव कैसे बेनिफिशियल है, यानी फायदेमंद है। देखो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं ना, इस्त्री, कपड़े को इस्त्री करने के लिए। ठीक है, बल्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये सब जो चीज़ है ना, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे देखो कैसे इस्त्री करते हो तो क्या करते हो असल में, देखो जब पहले वाला इस्त्री होता था या आज भी बहुत सारे जगह पे इस्त्री करते हैं तो कोयला डालते हैं ना, लोहे के अंदर कोयला डालते हैं और वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर उसे प्रेस करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक आयरन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसा चीज किया गया रहता है जिससे क्या होता है, वो नीचे वाला आयरन का वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसे हम प्रेस करते हैं तो वो जो रहता है वो क्या रहता है, वायर्स का कॉइल होता है। ठीक है, मतलब वायर्स का कॉइल लगाए रहते हैं और जब करंट उसमें फ्लो होता है तार के अंदर तो क्या करता है, हीट देता है। क्या करता है, हीट देता है, क्योंकि करंट जब पास करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो हमारे लिए क्या होगा, हम इस्त्री आराम से कर पाएंगे। और उसमें हमको करंट क्यों नहीं मारता है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका जो ये वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है, अभ्रक लगा होता है। ठीक है, अभ्रक क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, यानी उसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, सॉरी उष्मा बोल रहे हैं, ये विद्युत धारा का जो है वो इंसुलेटर होता है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें करंट नहीं मारता है और वो गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो हम आसानी से प्रेस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन एक एग्जांपल हो गया। दूसरा जो बल्ब आता था पहले, देखोगे वो बल्ब अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि
उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, मतलब हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादा यूज होती है। जैसे 10-15 रुपये की बल्ब आती थी जो पीला और लाल हल्का हल्का काफ़ी तेज उजाला रहता था, बहुत ब्राइट, लेकिन उससे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। वो बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट ही यूज होता था। फिलामेंट का जो है टंगस्टन का, उसमें पतला सा वायर उसमें जो है जोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था वो हीट उत्पन्न होने से क्या वो प्रकाश बहुत तेज देता था, ठीक है। और प्रकाश देता था तो क्या होता था कि चारों तरफ जो है उससे मतलब एक जो है लाइट जनरेट होता था, जिससे हम बहुत आसानी से उजाला हो जाता था, हम लोग देख पाते थे। तो ये जो था ये बल्ब था, ये काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लेता था, ठीक है, काफ़ी हीट कंज्यूम करता था, और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता था, और ये ज़्यादा हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था, इसलिए हम इसे अब यूज़ नहीं करते हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, एग्जाम में आता है कि फ्यूज वायर का क्या काम है। हर घर में फ्यूज वायर होता है ना, फ्यूज वायर का क्या काम है। तो फ्यूज वायर का अगर काम पता होगा तो तुम लोग देखोगे फ्यूज वायर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे घर में जो फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रीज है, ये सब, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने से, खराब होने से बच सके। कैसे? जैसे मान लो कि कभी कभी वोल्टेज हाई और लो होते रहता है, तो अगर हम टीवी चला रहे हैं और अचानक से वोल्टेज हाई हो जाता है, तो टीवी में वोल्टेज हाई जाने का मतलब टीवी जो है ब्लास्ट हो सकता है, टीवी में बहुत कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, टीवी खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर की खासियत क्या होती है? फ्यूज वायर देखने में ऐसा होता है, देखोगे ये यहाँ पे जो है एक वायर से कनेक्टर रहता है, ठीक है, ये वायर से कनेक्टर रहता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर से क्या होता है, ये जो वायर लगा होता है ना, इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है, मतलब थोड़ा सा हीट पाके भी ये जो है गल जाता है, और जैसे ये गल जाता है ना तो अपने आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो अगर हाई वोल्टेज अचानक से होता है तो ये क्या होता है, अपने आप को ये गल जाता है, और ये जब गल जाता है तो क्या होता है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर की गायब हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा टीवी, फ्रिज, ये सब बंद होता है, ठीक है, मतलब अपने आप बंद हो जाता है और बच जाता है। जैसे मान लो अचानक से हम लोग टीवी चला रहे हैं, हमारा जो है वोल्टेज हाई हो गया, तो वोल्टेज हाई हो गया, अगर फ्यूज वायर नहीं रहा तब तो डायरेक्ट टीवी में या फिर फ्रिज में उतना कनेक्शन चला जाएगा। लेकिन अगर फ्यूज वायर रहता तो क्या होगा, हाई वोल्टेज होने से क्या होगा, अपने आप यहाँ पर जो है ये वायर गल जाएगा, गल जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन पूरा टूट गया। तो ये क्या कर दिया, खुद ये टूट गया और सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचा लिया। तो ये फ्यूज वायर की खासियत है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे घरों में यूज होता है। अब इसके जगह हम एमसीबी यूज करते हैं, एमसीबी और ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। फ्यूज वायर पहले यूज होता था, अभी नए नए जितने भी घर होते हैं एमसीबी यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे बुक में मिल जाना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट कर लेना तुम लोग, फुल फॉर्म में आता है, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये अभी एमसीबी यूज होता है ज़्यादातर घरों में, ठीक है, ये और भी सेफ होता है। उसके बाद देखो, अब जो अभी मैं बल्ब की बात किया, ठीक है, जिसका आविष्कार एडिसन ने किया था, अमेरिकी साइंटिस्ट एडिसन ने, ठीक है। अब जो है हम जो बल्ब यूज करते हैं वो बल्ब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, गर्मी भी ज़्यादा, हीट भी ज़्यादा देता है। अब हम यूज करते हैं एलईडी और सीएफएल जैसे लाइट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म सीएफएल का, एलईडी का, ये सब याद रखोगे, ये काम आ सकता है, ये आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। एलईडी और सीएफएल का फुल फॉर्म, और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, एलसीडी का फुल फॉर्म मैं लिख ही देता हूँ। एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये है एलईडी का फुल फॉर्म। एलईडी टीवी है, एलईडी लाइट है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये देखो लिक्विड क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डायोड, ये है एलसीडी का, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो ये एलईडी, एलसीडी, ये सब जो है फुल फॉर्म एमसीबी का याद रखना, ये सब एग्जाम में शॉर्ट में कभी कभी दे देता है। तो ये हो गया पूरा जूल का नियम। और इससे अच्छा, फ्यूज वायर में जो मैंने बताया उसमें नाइक्रोम का वायर लगा होता है, याद रखना, ठीक है, जो मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है, मिश्र धातु से बना होता है। तो ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है, कर लोगे।
ठीक है, इसका जो कार्यविधि है मैंने बता दिया कि कैसे ये काम करता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है कई बार पूछ चुका है, ठीक है, और जानना भी चाहिए। ठीक है, लिखा है किसी विद्युत उपकरण पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखने का क्या मतलब है। देखोगे बल्ब वगैरह पे या फिर जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, बैटरी वगैरह होता है, उस पर लिखा रहता है इतना वोल्ट इतना वाट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है लिखोगे, इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत उपकरण को अगर 220 वोल्ट वाले विभवांतर परिपथ में जोड़ेंगे, यानी ऐसे सर्किट के साथ इसको यूज करेंगे जिसमें 220 वोल्ट का करंट सप्लाई होता है, जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट डीसी का करंट सप्लाई होता है सभी घरों में। ठीक है, तो विभवांतर वाले परिपथ में जोड़ दिया जाए तो बल्ब प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड के अंदर वो 100 जूल विद्युत ऊर्जा ले लेगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। अगर मान लीजिए 220 वोल्ट 60 वाट है, इसका मतलब 220 वोल्ट वाले अगर परिपथ में जोड़ोगे तो 1 सेकंड में वो 60 जूल जो है विद्युत खर्च करेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। अब विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। ठीक है, एक प्रकार की ये शक्ति है। ठीक है, देख रहे हो ना, वाट। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट, तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई याद रखना किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है। ठीक है, किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। और इसको 1 बीओटी भी बोल सकते हैं। बीओटी भी तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है, और 1 बीओटी जिसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। तो जितना फुल फॉर्म है एलईडी, एलसीडी, ठीक है, सीएफएल, देखो सीएफएल, तो सीएफएल का भी याद रखोगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। ठीक है, ये सीएफएल का फुल फॉर्म है। तो बीओटी का, सीएफएल का, एलईडी का, एलसीडी का, ठीक है, एमसीबी का, ये सब फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये भी रिलेशन याद रखना है।